आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म। नदी नेटवर्क हैक तरीका हमारे भाई ढूंढ लिया है। नेटवर्क कम हो तो कैसे काम किया जाता है। फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आज का टॉपिक है। नदी द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। नद्यापर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नदी किस तरह से अपर्दन कर सकती है, क्या क्या करती है, पानी किस किस तरह से किसी भी चीज को क्षरित कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हो तभी हो सकता है। एक होता है अपक्षय, जैसे हमने चाक का घोलना का एग्जाम्पल लिया था। कोई चीज पानी में काफी लंबे समय तक रहती है तो भी वहां पर वो उसका जो वो भुरभुरी हो जाती है। उसका जो अणुओं के बीच में जो ससंजक बल होता है, जिनसे अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वो ससंजक बल कमजोर हो जाता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज कर देता है पानी मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इस कारण से वो फिर घुल जाते हैं पानी में, जिसको क्या कहते हैं, अपक्षय भी कहते हैं। ऐसे ही नमी की अवस्था में ऑक्सीकरण हो जाता है धातुओं का, जिसे कहते हैं कोरोजन, यानी जंग लगना। ये भी एक प्रक्रिया है, ये केमिकल एक्शन है, वेदरिंग का ही एक प्रारूप है। ये रासायनिक क्रिया के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है जल की या नमी की उपस्थिति में धातुओं में, जैसे कि लोहा वगैरह में हो जाता है। इस तरह से इनका भी क्षरण होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। ऐसे ही होता है अब्रेशन। अब्रेशन वही घर्षण, जब पानी रगड़ खाते हुए गुजरता है तो काट देता है। पानी में उपस्थित जो डस्ट पार्टिकल हैं, अगर वो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे हैं पानी में बह रहे हैं, और इस तरह का पानी जब किसी चट्टान से टकराता है तो पानी में जो उसके साथ बह रहे डस्ट पार्टिकल होते हैं, रॉक पार्टिकल होते हैं, वो और अधिक अपर्दन करते हैं, जिससे खरोंच खरोंच करके चट्टानों को वो काफी हद तक निम्नीकृत कर देता है। इसी तरह से होता है डाउन कटिंग, यानी वर्टिकल इरोजन, ऊर्ध्वाधर अपर्दन। जब घाटियों में नदी गिरती है तो इस तरह का अपर्दन वो करती है। या फिर पॉट होल, जब कहीं से झरने के नीचे का जो पार्ट होता है, वहां पर पानी जब नीचे गिरता है तो वहां पर गड्ढा बनाता चला जाता है, गोल 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 गोल। तो इस तरह से पॉट होल का भी निर्माण कर देता है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जहां पर नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है। ठीक है, वर्टिकल डाउन कटिंग सबसे पहले वो करना शुरू करेगी जब वो घाटी में गिरती है। ठीक है। और घाटी का जो आकार होता है मुख्य तौर पर, वो भी आकार का होता है। ऐसे वी आकार का होता है। कोई माउंटेन है मान लो। अब यहाँ पर जब नदी गिरेगी तो ये क्या होगा, दोनों तरह का इरोजन होगा। लेटरल इरोजन, वर्टिकल भी होगा, ठीक है,
और हॉरिजॉन्टल भी होगा, नीचे की ओर भी होगा और ऊपर की ओर भी होगा। मतलब साइड बाय साइड वॉल की कटिंग भी होगी और डाउनवर्ड कटिंग भी होगी। तो ये बी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में परिणत होगी। अभी देखते हैं कैसे। नदी की धारा आई, यहाँ गिरी, तो अब धीरे धीरे ये जो है इरोड होना शुरू होगा। इधर भी कटिंग करेगी, इधर भी कटिंग करेगी। तो ये बी आकार की घाटी धीरे धीरे यू आकार की घाटी में, इधर से भी नदी गिरती है, ठीक है, यू यू आकार की घाटियों में परिणत होती चली जाती है। यानी बी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी का जो परिवर्तन हो रहा है लैटरल इरोजन का परिणाम है यहाँ पर। यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही प्रकार का अपवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हो गया रिवर वैली के फॉर्मेशन में इसका सहयोग होता है। नदी का पथ भी इसी प्रकार से इससे निर्धारित होता है। शुरुआत में जैसे कोई नदी है, ऐसे जा रही है, पहली अवस्था है। ये कंडीशन 1 है, ऐसे नदी बह रही। अब क्या है कि यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन हल्का हल्का होना शुरू होगा। एक साइड में इरोजन और एक साइड में डिपोजिशन होगा। अब बात आती है किस साइड में इरोजन और किस साइड में डिपोजिशन होगा जब नदी चल रही है। तो जहां पर हल्का सा ये इधर को घूमी हुई है ऊपर को, कहीं एक तरफ कंकेव है, एक तरफ कन्वेक्स है, एक तरफ उत्तलावर्ती है, एक तरफ अवतलावर्ती है। तो इस साइड में ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो नदी पॉइंट बी की तरफ जो काट के मटेरियल लाई है उसे डिपॉजिट करेगी, है ना, और पॉइंट ए पर ये इरोजन करेगी। यानी नदी अब शिफ्ट होगी इस साइड में, यहां पर ऐसे बी की तरफ होगा डिपोजिशन और ए की तरफ होगा इरोजन। और वैसे ही यहां पर सी और डी पॉइंट, सी पर होगा इरोजन और डी पर होगा डिपोजिशन। तो स्थिति ऐसे बदल जाएगी इसकी। ऐसे अब नदी मियंडरिंग करने लगी है। ये ए पॉइंट और इधर खिसक गया है। अभी इसकी मियंडरिंग और अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी मेच्योर अवस्था में पहुंच रही है, अपनी प्रौढ़ा अवस्था में नदी पहुंच रही है।
ये सी पॉइंट और इधर आ जाएगा, है ना। तो इस सांप की तरह सर्पाकार गति हो जाएगी इसकी। ऐसे ये ऐसी अवस्था हो गई। अब यहां पर देखने को मिलेगा कि इस साइड में यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा, एरोजन एरोजन। और यहां पर क्या होगा, ऐसे ही नीचे की साइड यहां एरोजन पर क्या होगा सर। होगा, यहां पर क्या होगा। कई पॉइंट हम इसमें नए बना लेते हैं। चलो ए बी सी और डी पॉइंट बना लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ए जहां पर है वहां पर इरोजन होगा कि डिपोजिशन होगा, इरोजन होगा। एरोजन होगा सर। और जो बी पॉइंट है वहां पर डिपोजिशन। डिपोजिशन होगा, है ना। यानी ए पॉइंट खिसकेगा इस साइड को और सी पॉइंट खिसकेगा इस साइड को, ठीक है। और डी पॉइंट खिसकेगा किधर को, इस साइड को। ऊपर को। और ये वाला पॉइंट जो है ये ई मान लो, तो ये खिसकेगा इस साइड को। तो अब इस ये खिसकते खिसकते एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, यानी कि इसका जो प्रारूप होगा ये इस प्रकार हो जाएगा। ये अब एकदम नदी टूटने वाली है फिर से। ये अभी इरोजन वाला मामला बचा हुआ, अभी रुका नहीं है। इरोजन और डिपोजिशन का मामला अभी भी चल रहा है। ए और बी पॉइंट, ए और सी पॉइंट एक दूसरे के एकदम करीब आ चुके हैं, है ना। लेकिन अभी क्या होगा कि ये मर्ज हो जाएगा आपस में, और अधिक हुआ यही चीज तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में टच हो गए, ये दोनों आपस में टच हो गए, खुल गई नदी। अब नदी के लिए एक दूसरा मार्ग मिल गया, ठीक है। अब पानी को उधर उतना घूम कर बहने की बजाय यहीं से पानी एंट्री मार जाएगा इधर, है ना। और इसको धीरे धीरे डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, बंद करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब यहां पर नदी इस तरह से हो जाएगी। खुल गई। और इसके पीछे एक जो है ये ऐसा टाइप का झील छूट जाएगा, ठीक। ये पहली कंडीशन में आ गई, ये देखो नदी वापस से पहली कंडीशन में नदी आ गई, है ना। आ गई कि नहीं। ये तो आपने कुछ जी सर। दिल का लेक जैसा बना दिया सर। हाँ तो मैं गोखुर झील बना ही रहा हूं, है ना। आप जी। ये क्या है, थोड़ी ये है ऑक्सबो लेक, वो लेक। या ब्रेसलेट झील भी इसे कहते हैं। और नदी कैसी हो गई, ये जो प्राइमरी यूथ स्टेज थी इसकी वही फिर से यहां दिखाई देने लगी,
नदी फिर से पैदा हो गई, नए मार्ग और नई रफ्तार के साथ। और एक समय फिर आएगा कि फिर ऐसे ही एक गोखुर झील छोड़ देगी और फिर इधर को शिफ्ट होती जाएगी। तो नदी शिफ्ट होती जाएगी और गोखुर झीलों को छोड़ती चली जाएगी, जैसे कि गंगा नदी कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे वो शिफ्ट होती चली आ रही है, वैसे वैसे ये गोखुर झीलों को छोड़ते हुए चली आ रही है, अपना पथ बदलते हुए। सारी नदियां लगभग ऐसे ही करती हैं। ठीक है, तो अब फिर से यहीं से प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, ये वाला कंडीशन 2, 3, 4, और फिर जाकर के फिर से ये पहली कंडीशन में आ जाएगी, और फिर से 2, 3, 4, फिर से पहली कंडीशन, और नदी शिफ्ट होती रहेगी। ऐसा होता रहेगा। ताजमहल को जो है यमुना नदी के दक्षिणी बैंक पर बनाया गया। उसका प्रमुख कारण यही था, क्योंकि दक्षिणी तट पर डिपोजिशन हो रहा है ना, और उत्तरी बैंक पर अगर बनाते तो वहां इरोजन हो रहा था, तो नदी उस साइड में शिफ्ट होती जा रही है। तो अगर इसको सदर्न बैंक पर ना बना के नॉर्दर्न बैंक पर बनाते तो अब तक तो ताजमहल उसी में धंस जाता है ना। अभी तक समुद्र में भेजा था सर। हाँ, धंस जाता उसी में। अगर ताजमहल के नीचे लगभग 1000 कुएं भी हैं। ठीक है, इसलिए उनको बनाया गया था कि मान लो कभी पानी इधर को आता है तो पहले कुएं में भरेगा। कुएं में पानी भर जाने से नीचे का उसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, और पानी पानी में बैलेंस हो जाएगा, और ऊपर ये फिर से तैरता रहेगा डेंसिटी के ऊपर। वो डेंसिटी उसको फ्लोटिंग पावर देगी, जिससे कि वो रुका रहेगा। इतना ज्यादा दूर का सोच करके बनाया गया था ताजमहल को। दूसरी चीज, इसको बनाया गया था क्योंकि ये मानते हैं, अच्छा, जन्नत का जो जिक्र किया है जब मोहम्मद साहब को जिब्राइल इंजिल ने 7 आसमानों की यात्रा कराया था, है ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा मोहम्मद साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, है ना, कि जिब्राइल इंजिल ने 7 आसमानों की यात्रा करवाया था। मुझे भी आया था एक दिन, क्या कहते हैं, मिखाइल एंजिल आया था, और उसने मुझे, क्या कहते हैं, कई ब्रह्मांडों की यात्रा करवाया था। मानो तुम लोग ना मानो, है ना। तो वहां पर जो सीन देखा था स्वर्ग का, हेवन का, 7वें आसमान में, जहां पर अलमाइटी अल्लाह बैठे हुए थे, है ना, तख्ते पे, और जिस तरह का जन्नत का दृश्य था, वो दृश्य जो उसमें बताया गया है, उसी दृश्य के आधार पर इसका जो है आर्किटेक्चर जो है क्रिएट किया गया ताजमहल का। ये सब कुछ विशेषताएं हैं ताजमहल की भाई, है ना। दुनिया में ऐसे 8वां अजूबा नहीं है। बेजोड़ चट्टान का बना हुआ दिखाई देता है, कहीं जोड़ उसमें ताजमहल में नहीं दिखाई देता है, लगता है एक ही पत्थर से बना हुआ है ना। अगली बात, इसमें यह भी एक मान्यता है, इस्लाम में भी है और क्रिश्चियनिटी में भी है ना, कि जब आता है मतलब डूम्सडे, उस दिन जो कब्रों में दफन होते हैं, ऊपर से फरिश्ते आते हैं, सबके गुनाह और सबके अच्छे कर्मों की वहां पर काउंटिंग होती है। तो जो लोग अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, जिन्होंने हमेशा नियम कानून माना है, अल्लाह की इबादत करी है, उनको वहीं से स्वर्ग ले जाएंगे, और जो लोग अच्छा काम नहीं किए हैं उनको यहीं नरक में उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, भटकने के लिए। तो कहीं जन्नत, जब मतलब जब डूम्स डे आए, जिसे क्या कहते हैं, सभी धर्मों में इसको मानते हैं, हिंदू धर्म में प्रलय कहते हैं, और इस्लाम में क्या कहते हैं, कोई जानता है इसके बारे में, इस्लाम में क्या कहते हैं इसे,
हमको नाम इसका पता था, कयामत। क्या कहते हैं इसे, कमायत का कयामत। कयामत कहते हैं सर। कयामत कयामत। कयामत के दिन, है ना, कयामत कफायत के हो दिन गया। सबकी कब्रें जो है खुल जाएंगी, और मतलब कि ऊपर का पार्ट सबको निकाला जाएगा बाहर, सब आएंगे बाहर निकलेंगे, और सबकी हाजिरी लगेगी, अटेंडेंस, सबका नाम, है ना, और उसके बाद सबके काम, होमवर्क किसने क्या क्या किया है, सब कुछ होगा उसमें, है ना। और लेकिन ताजमहल ढका हुआ है, कहीं फरिश्ते आए और ये सोचे कि ये तो ताजमहल है ना, ऐसे बना हुआ ताजमहल है ना, और भूल जाए कि इसके नीचे तो दो लोग और हैं, शाहजहां और मुमताज महल, कहीं भूल ना जाए, इनको ना ले गए तो, क्योंकि ढका हुआ है ताजमहल से ये, है ना। तो उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है, ठीक है, कि जब डूम्स डे आएगा तो बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आता है, तीव्र भूकंप का झटका, है ना। तो इसमें यह है कि जब 9.5 रिक्टर का भूकंप आएगा, है ना, तो ताजमहल में ऐसा आर्किटेक्चर फिट किया गया है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये है ना, ये वाला पार्ट पूरा फट जाएगा, दो पार्ट में ताजमहल फट जाएगा, मतलब ताजमहल दो पार्ट में फट करके इधर इधर गिर जाएगा, और इसके इधर इधर गिरने के बाद में एक विशाल गड्ढा होगा, अपने आप एक गड्ढा जो जुड़ा हुआ है पैनल से, है ना, जो जुड़ा हुआ है पैनल से, वो पैनल खुल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यमुना नदी का पानी अंदर आता जाता रहता है, तो वो पानी अब इसके अंदर जो कुएं हैं, कुएं क्या है, बड़ा विशाल गड्ढा, उनमें भरता चला जाएगा, और वो गड्ढा में पानी भर करके इस पूरे फ्लोटिंग पैनल को अपलिफ्ट कर देगा, यानी कि जब 9.5 रिक्टर का भूकंप आएगा तो ताजमहल पूरी तरह से फटाक से खुल जाएगा बीच से फट करके, है ना, और ये दोनों कब्रें उठ करके बाहर आ जाएंगी। ए अल्लाह, हमको छोड़ के मत जाना, हमको भी लिए चलो, हम भी यहाँ हैं। सोचो, ये वाकई में आर्किटेक्चर में प्रयोग किया गया है, और वाकई में ऐसा होगा। सोचो कितना तगड़ा दिमाग लगाया है, क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ने यहाँ पर ये सब करने के लिए, इस मान्यता को पूर्ण करने के लिए, है ना। सर यानी, हाँ जी, एक और बात बताते हैं कि इनकी कब्र के ऊपर हमेशा पानी टपकता रहता है सर। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब पता चला था कि उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट थे, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य थे, ये भी पेपर में पूछा जाता है। लाहौरी, इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे लेवल के कुछ सब आर्किटेक्ट थे, अब्दुल करीम ममूर खान, ठीक है, दूसरे थे मकरामत खान, दो और लोग थे इनके सहयोगी, सब आर्किटेक्ट जिन्हें कह सकते हैं। अब्दुल, ये पूछा गया है पेपर में, करीम ममूर खान। इसके नीचे एक मंदिर का आर्किटेक्चर भी है, जो नीचे गए हैं लोग, उसमें देखे हैं, उसकी फोटोज भी हैं, गूगल पे पड़ी होंगी। सर मैं यही इसके अंदर पूछने पूरा वाली मंदिर थी। का आर्किटेक्चर है, और इसका पहले नाम कहा जाता है कि तेजो महालय था, शिव मंदिर था, ठीक है। ये बात अभी कोई सिद्ध बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा फिर से इशू बने जैसे राम मंदिर वाला बना, है ना। नहीं सर, ये तो वीडियो भी डाली हुई है सर यूट्यूब पे इन सब हाँ, चीजों की। पड़ी हुई है, सब जानते हैं मामला, छोड़ो, जो है दुनिया का जुआ है, क्या करना है कि नहीं, जी बढ़िया सर। तो बना। कुछ लोगों का मानना है कि ये इटालियन आर्किटेक्ट आया था, जिसने शाहजहां के समय में, इस समय पीरियड में आया था, और उसने ये आर्किटेक्चर बनाया था, जिसका नाम था गेरोनिमो बेरोनियो। उस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो इटली से नाम लगना कोई स्वाभाविक सी बात है ना। मायका सबको याद होता है, और मायके वालों का नाम हो सबको पसंद है, और उनका असली नाम वेरोनिका गांधी
गेरोनिमो बेरोनियो, ये माना जाता है कि ये आया था, विजिट किया था, जिसने बनवाया था 1940 में। लेकिन ये आंसर आपका अभी के हिसाब से सही माना जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या चीजें हैं। और लोग यानी कि मुगल आर्किटेक्चर और एंशियंट पीरियड में भी जो आर्किटेक्चर होते थे, नदी के इरोजन और डिपोजिशनल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके ही निर्माण करते थे, ताकि खराब ना हो। पूरी मेहनत, पूरा बना बनाया मिट्टी में ना मिल जाए, मिट्टी में क्या, पानी में ना मिल जाए, इसलिए। अगला आते हैं, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। वाटरफॉल जहां पर होता है वहां पर उसके नीचे ऐसे ही इरोजनल लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट होता है। मान लो ये कोई जगह है, यहाँ पर जो है गिर रहा है पानी, यहाँ से वाटरफॉल, तो जो ठीक नीचे वाला जमीन में जगह है ना, ये यहाँ पर एकदम ऊर्ध्वाधर पानी का दबाव पड़ रहा है, धीरे धीरे एक छोटा गड्ढा बनेगा, फिर वो गड्ढा और बड़ा बनेगा, फिर वो गड्ढा और बड़ा बनेगा, और ऐसे ऐसे हो जाएगा, पानी इसमें सीधे आएगा और व्हिर्ल करेगा, गोल गोल घूमेगा, और उसके बाद निकलेगा। तो अगर आप कभी कहीं ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहां पर झरना गिर रहा हो, उसके ठीक नीचे शांति हो, एकदम शांति सी हो, जैसे पानी गिर रहा हो और वहां पानी उछल रहा हो, तो समझो कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना, तभी सावधानी से ही जाना चाहिए। लेकिन पानी वहां ऊपर से गिर रहा हो और शांति हो, हल्के हल्के छोटे बुलबुले उड़ रहे हो बस, और उसके बाद पानी घूम रहा हो गोल गोल, और घूम करके एक चक्कर काट करके किनारे से आ रहा हो, तो वहां पर मत जाना, नहीं तो तुम जाओगे वहीं सब दृश्य हो जाओगे, और नीचे वॉशिंग मशीन बना दिए जाओगे, क्योंकि नीचे बहुत तेज पानी गोल 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 घूमता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर टकराएगा, है ना, और लगातार ऊपर से पानी नीचे आएगा तो ऊपर भी नहीं आने देगा। उस तरह तो चांस होता है कि नदी में पानी गए, नीचे दब गए, तो फिर पानी ऊपर उठा के फेंकता है 2 बार ऐसे, लेकिन यहाँ पर नो चांस, गए तो गायब। पता चला जिसके साथ गए हो इधर उधर देख रहा है, तो उधर सोचेगा तुम कहीं लुकन छुपाई खेल रहे हो, तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहीं वहां पर तुम्हारा धुलाई हो रहा है वॉशिंग मशीन में, है ना। आवाज तो सुनाई भी नहीं देगी, बोल तो पाना ही नहीं है पानी के अंदर, है ना। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना। कई बच्चे ऐसे गायब हुए हैं, इसे कहते हैं कैटल होल या पॉट होल। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कैटल होल या पॉट होल के नाम से इसे जाना जाता है। ड्रिलिंग होती है यहाँ पर, और इसका मुंह धीरे 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 और फैलता चला जाता है, क्योंकि पानी गोल गोल घूम करके काट रहा है, तो इधर इस साइड में ड्रिलिंग हो रही है, धीरे धीरे अपना मुंह बड़ा करता जाएगा, धीरे धीरे अपना मुंह जो है ये बड़ा करता जाएगा, फैलता जाएगा। एक समय फिर आएगा पानी, ये ऐसे हो जाएगा, फिर
ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर समतल हो जाएगा, और फिर से कटाई होगी, फैलते 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 फैलते। तो यानी कि ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, ये गहरा होता चला जाएगा। ठीक है। अगला है टेरेसिस। ठीक है, सीढ़ी दार स्थलाकृति का निर्माण होता है नदी के तट पर, फ्लड प्लेन में, जहां पर वो बहती है। ऐसे ऐसे होता है। ऐसे इन्हें कहते हैं टेरेसिस। नदी के पथ पर ये देखने को मिलते हैं। इसी तरह से गुली या रिल इरोजन भी देखने को मिलता है। इन्हें देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश का भी पानी हो, तब भी अवनलिका अपर्दन पहले देख लीजिए क्या होता है। मान लो कोई ये स्थलाकृति है, ऐसे यहाँ पर इस साइड में ढाल है, थोड़ी पानी लुढ़क करके इस साइड से गुजर रहा है। तो ये क्या करेगा, छोटी छोटी नालियों का विकास करेगा। ज्यादा गहरी नहीं होंगी ये। अभी शुरुआत में, अभी शुरुआत में ज्यादा गहरी नहीं होगी। और नलिका नाली है अभी ये, कुछ इंचेस गहरी है बस। ये इसे कहते हैं अवनलिका। ये वर्षा का पानी भी ऐसा कर सकता है। तो शुरुआती अवस्था होती है, अभी ये और गहरा और चौड़ा होगा। इसे कहते हैं अवनलिका। अब ये इंचेस से कई फुट गहरा हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा। ऐसे
ये तो अब ये हो गया रील। नदी ऐसा करती है, बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, जहां पर उसको सॉफ्ट रॉक मिल जाती है, घिस घिस करके वो ऐसे रील्स का निर्माण कर देती है। 3 फुट से 2 फुट से 3 फुट तक जो है गहरे खड्ड हो जाते हैं, और इन्हें कहते हैं रील्स। और फिर और अधिक कटाई होती है, और अधिक एक्सटेंशन हो जाता है, जगह जगह पर गहरे गहरे गड्ढे, 4 से 6 मीटर गहरे गड्ढे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े, कि घाटी जैसा स्थलाकृति बन जाती है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी इरोजन के बाद। तो इस तरह से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। बाकी पूरा गड्ढा रहता है, छुपने के लिए अच्छे स्थान हैं देखने को मिल रहे हैं। जैसे चंबल की घाटी, इन इरोजन को रोकने के लिए इनमें घास भूमियों को उगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से सीडिंग की जा रही, जिससे कि यहाँ पर घास उग जाए। घास कटाई को पहले रोकेगी, उसके बाद फिर डिपोजिशन को बढ़ाएगी। घास रोकेगी सेडिमेंट को, उनके ऊपर सेडिमेंट गिरेंगे, फिर घास उगाएगी उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर अवसादन होगा, फिर घास उगाएगी, और काफी लंबे अरसे के बाद में ये जो घाव है उसको भर देने में सहयोग करेगी। इस कारण से यहाँ पर विदेशी नस्ल की घास, मतलब गैर देशी प्रजाति का घास का क्या कहते हैं इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रेसिस नहीं, ट्रेसेस, ES है, CIS नहीं, ES है, ट्रेसेस, सीढ़ीदार आकृति। ये सबसे खराब स्थिति होती है, मर गई मिट्टी यहाँ की, जैसे चंबल नदी ने किया हुआ है। चंबल की घाटी का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। रैवाइन कहते हैं। रैवाइन इरोजन के परिणाम स्वरूप यह बनता है। और ये सब क्या है, ये सब पूरा नदी है, ये पानी वाला एरिया है, यहाँ पर पूरा नदी का पथ है, काटते हुए बह के निकल जा रही ऐसे। सबसे विकराल रूप, सबसे कठोर क्या कहते हैं रूप अपरदन का यही है।
गई अपना, फिर जा करके कहीं मिली गंगा वंगा से। गंगा से क्या, ये तो मिलेगी यमुना से। कहाँ मिलती है? चंबल नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी से इटावा। इटावा। इटावा का कांग्रेस से कोई कनेक्शन है हिस्ट्री में? इतना याद नहीं है सर। जो फाउंडर थे कांग्रेस के, वो क्या नाम था उनका अंग्रेज का? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पेपर में पूछा गया है कि वो कहाँ के डीएम थे उस समय, तो वो इटावा के थे। ठीक है, इटावा के डीएम ने मटिया मेट किया है कि नहीं, कांग्रेस की स्थापना करके, कि अच्छा किया था। ये खुद सोचने वाली बात है कि अंग्रेज क्यों स्थापित किए। सेफ्टी वाल्व थियरी के तहत जो है इसको किया गया था। इसको माना था सेफ्टी वाल्व, अपने बचाव के लिए इनको किया था। अगला तो ये था क्या कहते हैं, जो इरोजनल लैंड फार्म थे, इनको हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे डिपोजिशनल जो लैंड फार्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। डिपोजिशन से कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? निक्षेपण से। और सर ये इरोजन वालों में वो नहीं आएंगे क्या, गॉर्ज और कैनियन? हाँ, वो बताया तो, दर्रे आई शेप्ड के जो होते हैं, है ना, आई शेप्ड के जो क्रैक्स होते हैं पहले से बने हुए, जब उनमें गिरती है तो उनका मुख और बड़ा कर देती है। तो जो आई शेप्ड के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। दर्रे, है ना। दर्रे क्या है? गर्त। यहाँ पर ये आई आकार के होते हैं, और गहरे होते जाते हैं और गहरे होते जाते हैं लेटरल इरोजन के कारण, जब नदी इसमें से गिरती है। ठीक है, गार्ज या कैनियन इन्हें कहा जाता है। बहुत गहरे होते हैं ये पहले से बना हुआ कोई जो है दरार होती है पहाड़ों में, जिससे नदी गिरने लगती है तो वो उनको और फाड़ देती है, उनको और ज्यादा क्या कहते हैं फैला देती है, और उसके बाद वो नीचे डाउनवर्ड कटिंग करती चली जाती है, और किनारे किनारे की दीवारों को भी काटती जाती है। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र का है, यारलांग सांगपो कैनियन है, बहुत गहरा है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। एक तरह से घाटी वाले उसमें सेगमेंट में ही ये जोड़ करके पढ़े जाएंगे। डिपोजिशनल में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या होते हैं? फूट हिल पर, जैसे भाभर रीजन में देखने को मिलते हैं। कोई माउंटेन है मान लो ऐसे, नदी उतरी तो इसके फूट हिल पर यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है बड़े पैमाने पर अवसाद, ऐसे ऐसे। शंक्वाकार, अगर नदी इधर से गुजर रही है तो। इन्हें ही कहा जाता है
जलोढ़ पंख। ये एलुवियल फैन, और नदी यहीं से आगे बढ़ जाएगी उतर करके। फिर आगे जाकर के ऐसे ही डेल्टास का निर्माण करती है। अपने साथ काट करके जो लाई गई मिट्टी होती हैं उनसे ये क्लेपीज का भी निर्माण करती हैं, बाड़ों का निर्माण करती हैं, जिनको क्या कहते हैं अभी हम लोग देखेंगे। और ये एक रक्षा कवच के तौर पर भी काम करती हैं। रक्षा कवच का मतलब किनारे किनारे डिपॉजिट कर देते हैं। फाइन सेडिमेंट लेके आए हैं। प्राकृतिक बाड़ों का निर्माण, नदी है, मान लो नदी का पथ है, तो इसके दोनों साइड में नदी के जो कंकड़ पत्थर चूरा लेकर के आई है, डिपॉजिट करती जाती है। तो इस तरह से दोनों तरफ क्या हो गए हैं, प्राकृतिक बंध, मेड़ी का निर्माण हो गया है नदी के द्वारा। और इस मेड़ी से फायदा यह है कि वाटर लोड को कंट्रोल करती है, एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। पानी जल्दी बाढ़ नहीं आएगा क्षेत्र में, क्योंकि ये उनको रोकेगी। लेकिन अगर हल्का सा भी क्रैक कहीं पर हो गया तो पानी वहीं से निकलना शुरू कर देगा और तेजी से फिर दबाव बना करके उसे तोड़ देगा मेड़ी को। तो अगर यहाँ पर हल्का सा भी कहीं क्रैक हो गया तो ये पूरा एरिया जलासन्न हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई क्या कहते हैं गांव वगैरह है तो ये पानी में डूब जाएंगे। वाह, मजा आ जाएगी। अचानक पता चलेगा कि स्विमिंग पूल बन गया है घर। तो ये खतरनाक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वांगहो रिवर, जिसे चाइना का शोक कहते हैं, अपने दोनों तरफ ऐसे ही पीली गाद की लेपीज का निर्माण करते हैं। ठीक है। और बाकी जगहों पर तो बाढ़ से बचाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी जगहों पर जहां पर कि ये टूट जाता है, वहां पर अचानक से अल्प क्षेत्र में ही बहुत ज्यादा पानी एकत्रित हो जाता है। यानी कि हमेशा से ही ये अच्छे नहीं होते हैं। इन्हें कहते हैं नेचुरल लेवीज। नेचुरल लेवीज प्राकृतिक बाड़े हैं, तो नदी के दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। अगला, जैसा यहाँ पर देखे हो, नदी जहाँ पर महासागरों में माउथ पर गिरती है, समंदर में मिलती है ना, तो वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर भी ये इस तरह के फैन का निर्माण करती है। यानी कि वह भाग जहां पर की नदी मिल रही होती है समंदर से, इसको देख लेते हैं कैसे। नदी आ रही है, ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर सेल्फ ब्रेक, जहां से कि ढाल प्रवणता बढ़ जाती है, और समंदर है।
यहाँ पर ये मान लीजिए समंदर है, तो यहाँ पर जब नदी आकर के गिरती है, ऐसे मान लो नदी आई, इसने यहाँ पर गिरी, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ये इस तरह की स्थलाकृतियां निर्मित करती है, जिसे कहते हैं एबिसल फैन, नितल पंख। यहाँ पर ऐसे पानी के अंदर डूबा हुआ भाग है तट का, जहां पर ये सेम ऐसे ही स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ये तो अपने भाभर में पाया जाता है, और ये सब जगह पाया जाता है नदियों के मुहाने पे, जहां डेल्टा होता है उसके उधर वाले कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ये पाए जाते हैं। डेल्टा खुद ही एक सब बहुत ही महत्वपूर्ण डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। ठीक है, देख लेते हैं। जहां पर नदियां अपना ढाल खो देती हैं, है ना, वहां पर अवसादन सबसे अधिक होता है, और नदी अपने द्वारा काट कर लाई गई जो, क्योंकि ढाल कम होगी तो बहाव क्षमता कम हो जाएगी, तो ढाल एकदम कम हो जाती है नदियों के मुहाने पर। तो वहां पर ये नदियां क्या करती हैं, डिपोजिशन करना शुरू कर देती हैं बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर। ये जगह उठ सी जाती है अवसादन के परिणाम स्वरूप, तो उसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। दो चीजें आवश्यक हैं इसके लिए। पहला है कि नदी की ढाल प्रवणता क्षति के कारण, ढाल प्रवणता क्षति के कारण भार वहन की क्षमता का अत्यधिक अल्प हो जाना, यानी कि स्लोप ग्रेडियंट खत्म हुई है, ढाल खत्म हो रही है, तो वो अब भार वहन नहीं कर सकती। यानी कि पहला फैक्टर क्या जिम्मेदार होना चाहिए कि ढाल प्रवणता कम होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि किनारे पर जो लवण उपस्थित होने चाहिए, है ना, साल्टी वाटर के कारण जो आता रहता है टाइड और एब्स से, ठीक है, वहां पर कोगुलेशन होता है। जो भी चिकनी मिट्टी आ रही है और वो मिट्टी में जो पहले से नीचे दबे हुए लवण हैं, उनके साथ मिल करके जटिल क्या कहते हैं छल्लों का निर्माण करने लगती है, कोगुलेशन होता है, गुंठित होने लगती है, मिली और गुंठित होने लगी, तो रवे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से वो डेल्टा के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, नमक के साथ मिलकर के बड़ा आकार बना लेते हैं रवे। तो और भारी हो जाने के कारण फिर इस कारण से वहीं पर गिर जाते हैं, ना कि समंदर में गिरते हैं। ये चीज, ये दो चीजें होनी चाहिए इसके लिए कंडीशन। अगर ये कोगुलेशन नहीं होगा तो ये जाकर के सागर के अंदर गिरेगा। पूरा तो कोगुलेट नहीं हो जाता, लेकिन काफी हद तक कोगुलेशन हो जाता है, कि दोनों फैक्टर वहां पर चाहिए होते हैं। आकार के आधार पर कई प्रकार के डेल्टा होते हैं। जैसे पहला 2018 यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फैन शेप्ड डेल्टा का उदाहरण है? तो उसमें सही ऑप्शन था मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी इसका सही उदाहरण था। देखते हैं ये कैसे होता है। इसमें नदी की जो वितरिका, वितरिका का मतलब होता है नदी की मुख्य धारा से टूट टूट कर बहुत सारी नदियां निकल जाएं, तो उसे कहते हैं वितरिका।
मुख्य नदी आ रही है, मुख्य नदी की शाखाओं में से कई शाखाएं बाहर निकली, फिर उन शाखाओं में से कई शाखाएं बाहर निकली। पेपर में बर्ड फूड डेल्टा पूछा था, ठीक है, बर्ड फूड पूछा था, ये फैन से द्वारा नहीं पूछा था। ये जो डेल्टा ऐसे बनते हैं, ये हो जाता है आपका फाइन शेप्ड डेल्टा, पंखाकार डेल्टा। जैसे सिंध नदी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, जो भी बोल रही है लिख दो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी वितरिकाएं कहते हैं, ढेर सारी वितरिकाएं टूट टूट करके निकल जाती हैं, जैसे नील नदी और इंडस नदी का जिस प्रकार का है। अगला है बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। पंखाकार डेल्टा बड़ा बड़ा लिखा हूं लाल रंग से। अगला है बर्ड फुट डेल्टा, ये चिड़िया के पैर की तरह दिखाई देता है, ये डेल्टा, जैसे चिड़िया का पैर हो, जैसे नदी आ रही है, ऐसे छोटे छोटे वाले ऐसे निकले रहते हैं। ये जो है बर्ड फुट डेल्टा, जैसे चिड़िया बैठी हो अपना पंजा रख करके, इस तरह दिखाई देता है। मतलब कि जो भी डिब्यूटरीज होती हैं, मेजर डिब्यूटरीज डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं,
जबकि पहले वाले में डिब्यूटरीज तो फिर उनकी डिब्यूटरीज की भी डिब्यूटरीज, वितरिकाओं, मुख्य नदी की बहुत सारी वितरिकाएं और उन बहुत सारी वितरिकाओं की बहुत सारी वितरिकाएं और उन उप वितरिकाओं के भी बहुत सारी वितरिकाएं देखने को मिलती है। इसमें क्या है, सब डायरेक्ट उसी मेन रिवर से निकल करके जो मुख्य वितरिकाएं हैं वहीं से निकल रही हैं। तो ये एक मुख्य अंतर इसमें देखने को मिलता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा वर्ल्ड फूड डेल्टा है दुनिया का, और मिसिसिपी मिसौरी नदी वाला डेल्टा। मिसिसिपी नदी का डेल्टा जिसे कहते हैं पक्षी के पद आकार का। डेल्टा। अगला आता है कोस्पेट डेल्टा। कोस्पेट ये पॉइंटेड डेल्टा होता है और ये वहां पर बनता है जहां चट्टान बहुत कठोर हो और बहुत ज्यादा उसमें इरोजन नहीं हो सकता। तो नदी सीधे सीधे चलती है, बहुत ज्यादा इधर उधर कटाई करके टेढ़ा मेढ़ा रुख नहीं अपना पाती। और इसमें जो डिब्यूटरीज होती हैं बहुत अधिक नहीं होती हैं, ज्यादा से ज्यादा समझ लो कि 2 हो जाएंगी बस। तो ये इस तरह का होता है। ये इनके अगल बगल अपना जो सेडिमेंटेशन होता है नुकीला डेल्टा होता है, त्रिभुजाकार डेल्टा होता है, कह सकते हो इसे आप, शंक्वाकार या कॉस्पेट डेल्टा इन्हें कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर डेल्टा। कहाँ है ये नदी? टिग्रिस एंड यूफ्रेट। दजला और फरात पहले कहते थे इन्हें। कहाँ है भाई? अच्छा, सुंदरबन का डेल्टा किस प्रकार? इराक और ईरान है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता जहाँ पड़ती थी। हाँ ठीक है, पर्सिया और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया इराक को कहते थे और ईरान को पर्सिया कहा जाता था पहले, और टिग्रिस और यूफ्रेट को दजला एवं फरात नदियां कहते थे। ऐसे ही इटली में टिबर नदी का पश्चिमी तट पर जो डेल्टा बनता है, टिबर नदी, टिबर इटली में, वो भी इस प्रकार का डेल्टा है। ऐसे ही कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी रिवर का डेल्टा भी इस प्रकार का डेल्टा है।
भारत में, दक्षिण भारत में कॉस्पेट डेल्टा, तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट। अगली बात आती है कि एस्चुअरीज क्या होती हैं। ज्वारोद्मुख, डेल्टा का उल्टा होता है ज्वारोद्मुख। ज्वारोद्मुख डेल्टा का उल्टा होता है। डेल्टा में क्या है कि मुख्य नदी से अलग हो रही है, डिब्यूटरीज देखने को मिल रही है, लेकिन इनमें क्या होता है, मुख्य नदी में आकर के मर्ज होती, मिलती। नदियां जैसे एक मेन रिवर ये है, और इसकी सहायक नदियां जो होंगी मुहाने पर आकर के इससे मिलती हैं। ये अगर कोई डायरेक्ट यहाँ भी गिर जाए तब भी कोई बात नहीं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मर्ज हो रही है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मुहाने पर मुख्य नदी से आकर के उसकी सहायक नदियां मर्ज हो रही हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर आकर के गिर रही हैं। तो इस प्रकार का जो डेल्टा होता है उसे, डेल्टा क्या होता है, उसे एस्चुअरी कहते हैं। डेल्टा का ये ठीक उल्टा होता है, हिंदी में कहते हैं ज्वारोद्मुख, अंग्रेजी में कहते हैं इन्हें एस्चुअरीज। ज्वारोद्मुख कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया। ये जैसे कि नर्मदा तापी नदियों का ज्वारोद्मुख देखने को मिलता है। भारत के पश्चिमी तट पर ज्वारोद्मुख देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण है नर्मदा और तापी नदियां। फिशरीज के लिए अच्छे होते हैं, बंदरगाह के लिए अच्छे होते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि गहरा पानी होता है, ठीक है। और ये क्षेत्र महासागरीय धाराओं, ठीक, और ज्वार के द्वारा घर्षणों से, है ना, ये बचे हुए क्षेत्र होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर बंदरगाह वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, है ना, उनके लिए लाभप्रद होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे हिमानी द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां, ठीक है। शिवेन, अपने भैया बुला लाना कल। शिवेंद्र नहीं है सर आज। अच्छा, तो तुम तो हो, मेन तो तुम ही हो सर। क्या पढ़ेंगे सर कल? गुड इवनिंग सर। मैं पकड़ के लाऊंगा कल। हिमानी द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां। दिनेश जी, हिमानी। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, अभी ऑप्शनल शुरू किया जाए 5 मिनट में। थैंक यू सर। देखो भाई राहुल जी, हाँ किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर। सर ये एक बार ये सर बताना ये सर, अभूत द्वार से- नगरी में हाँ। सर लॉगिन नहीं हो रहा मेरा। हमने परमिशन नहीं दिया होगा, कैसे लॉगिन नहीं हो रहा? पता नहीं सर, परमिशन उससे तो मैंने आपको मिल अपनी चुकी है, देखूंगा।
मिल गई है सर। मैं लॉग अभी इन देख किए। लूंगा। जी सर जी। मैं अभी आपकी समस्या का निदान कर दूंगा, ठीक है। लॉगिन का पोर्टल में कर दूंगा। और किसी को कोई इशू? सर ये जलोढ़मुख चलिए ज्वारीय ठीक है। क्रियाओं से मुक्त हाँ होते हैं। हाँ, क्योंकि नदी का धार तेजी से जब गिर रहा है तो टाइड को वो धकेल देगा विपरीत दिशा में, है ना, क्योंकि ऑलरेडी लगातार पानी तेजी से गिर रहा है ना, धार तेज है उधर, तो ज्वार की शक्ति को कमजोर कर देता है। टाइडल बोर रिवर यही होती है सर। टाइडल बोर रिवर यही नदियां होती हैं। सही बात है। ठीक है।